दुबई के शेख समंदर में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक घिनौना ख्वाब साबित हुआ। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड डिजाइन किया गया। इस पाम शेप के आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो उसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहां से किए गए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। चैलेंज नंबर 5। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए अभी 6 महीने गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने इंजीनियरिंग टीम को ये आइलैंड बनाने के लिए जो डेडलाइन दी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल। यानी अब इंजीनियर्स के पास बकाया सिर्फ 21 महीने बचे थे, जिसमें ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पाम शेप का आइलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर इन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख की दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो समंदर की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएंगी। यानी अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसमें से निकलने के लिए उनको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेंगी। यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा, उस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हुई ही थी कि सर्दियों का मौसम आ पहुंचा और एक नई मुसीबत गले पड़ गई। हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज हवाओं के निशाने पे रहता है, जिनको शमाल स्टॉर्म्स कहा जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से समंदर काफी भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि इसमें ट्रेवल करना ही बहुत मुश्किल होता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत जरूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का सॉल्यूशन ढूंढने लगे जो वाकई एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 6। पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम ट्री शेप के आइलैंड को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 1.5 करोड़ टन वजनी रेत रिक्वायर्ड थी, जो कि वाकई एक सर फिरा देने वाला टास्क था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आइलैंड साइड तक पहुंचाई कैसे जाएगी, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाई कहां से जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है जिसको अगर पानी में डाला गया तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां बॉटम पर इतनी ज्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती है। समंदर के बॉटम से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता है। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे लगते थे और एक वक्त में 8000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी।
यानी अगर ये ड्रेजर सिर्फ डे टाइमिंग्स में 12 घंटे काम करेगा तो पूरे 1.5 करोड़ टन रेत लाने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम कहाँ था, इसीलिए ये फैसला किया गया कि एक वक्त में कई ड्रेजर्स ये काम अंजाम देंगे ताकि कम से कम टाइम में शेख की दी हुई डेडलाइन पर पूरा उतर सके। चैलेंज नंबर 7, पाम ट्री शेप के आइलैंड को रेन बोइंग के जरिए से बनाना इतना आसान भी नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइंस कर्व्ड शेप में थी और खास तौर पे ट्री का ये कॉम्प्लिकेटेड शेप इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर रहा था। ड्रेजर समंदर में रेत स्प्रे तो कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड का कुछ हिस्सा समंदर के ऊपर भी आ चुका था, लेकिन अब जानना यह था कि जो शेप ये लोग बनाना चाह रहे थे वो वाकई बन भी रही है कि नहीं। अगर गलत पोजीशन में रेत स्प्रे की गई तो ना सिर्फ आइलैंड का शेप बर्बाद होगा बल्कि पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसी वजह से ये फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर आसमान में अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाए। जी हाँ, अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट के जरिए पाम जुमेरा साइट की फोटोज ली गईं, जिससे ये साबित हुआ कि अभी तक आइलैंड का जितना भी काम हुआ है उसकी शेप प्लान के मुताबिक ही है। शेख को ये जानकर खुशी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे ड्रेजर सैंड स्प्रे करता जा रहा था उसकी मुश्किलात में उतना ही ज्यादा इजाफा भी होता जा रहा था। ना ही समंदर में ट्री शेप की कोई आउटलाइन थी और ना ही ऐसी कोई आउटलाइन यहाँ बनाई जा सकती थी। ड्रेजर का अंदाजे से समंदर में रेत स्प्रे करके पाम ट्री शेप को मेंटेन रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ड्रेजर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके और वो फिर वहीं तक रेत स्प्रे करे। इस काम को अंजाम देने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स जिनके हाथ में जीपीएस यूनिट मौजूद थे वो आइलैंड के बॉर्डर पे वॉक करते जाते और उनकी पोजीशन का रियल टाइम डाटा सेव होता जाता था। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का ये डाटा ड्रेजर को भेजा जाता था और ड्रेजर सिर्फ उसी पॉइंट पर रेत स्प्रे करता था जहां मैनुअली इंसान वॉक करके गया था। ये सॉल्यूशन पूरी तरह काम कर रहा था और अब ड्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आइलैंड के बॉर्डर पे फिलिंग कर रहा था। चैलेंज नंबर 8, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आइलैंड की टीम भी दिन रात सिर्फ इसी काम पर लगी थी। अभी तक पाम आइलैंड की 16 में से 9 शाखें बन चुकी थीं, तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ब्रेक वाटर, जिसको असल में समंदर की ताकतवर लहरें रोकने के लिए बनाया जा रहा था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। वो वाकई लहरों को तो अच्छी तरह रोक रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था। यानी जो पानी आइलैंड की अंदरूनी साइड पे था वो एक ही जगह खड़ा रहकर मैला और बदबूदार होने लगा था। ये एक ऐसा मसला था कि अगर अभी इसका कोई सॉल्यूशन ना निकाला गया तो इस बात का पूरा चांस था कि शेख का ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। अब इस मसले से निपटने के लिए आइलैंड के डिजाइन में चेंजेस करना जरूरी था। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आइलैंड के अंदरूनी साइड पर पानी चलता रहे ताकि वो खराब ना होने पाए। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को 2 साइडों से तोड़कर वहां ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर निकल सके। ये सॉल्यूशन आखिरकार काम कर गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा बदबूदार पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस बाहर निकल गया। चैलेंज नंबर 9, अगस्त 2003 में पाम जुमेरा का ब्रेक वाटर कंप्लीट हो चुका था। 99 लाख टन पत्थरों से बना 250 मीटर चौड़ा ये ब्रेक वाटर समंदर की लहरों को अच्छी तरह से रोके हुए था। इसके एक ही महीने के बाद पाम आइलैंड की टीम से भी अच्छी खबर आ गई। 1.5 करोड़ टन रेत से बनाए जाने वाले पाम ट्री की 16 शाखें भी कंप्लीट कर ली गई थी। ड्रेजर्स जो 1 साल से मुसलसल चल रहे थे, उनका भी आराम करने का वक्त अब आ चुका था।
इंजीनियरिंग टीम ने वक्त से पहले ही हैरत अंगेज तौर पे पूरा आइलैंड कंप्लीट कर लिया था और अब इस पर विलाज, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बनाने की बारी थी। लेकिन मसले ऐसे थे जो किसी भी सूरत में इंजीनियरिंग टीम की जान नहीं छोड़ रहे थे। अब एंड टाइम पर एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था वो रेत अभी भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में जाना शुरू हो चुके थे। शेख के सपने के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रोड्स और हजारों बिल्डिंग्स बनना थी, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि आइलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। ये मसला पूरी इंजीनियरिंग टीम के गले में आ चुका था और इसी वजह से सारा काम एक बार फिर से हॉल्ट हो गया। इस मसले का जल्द अज जल्द सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया की नजरें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी थी और इस आइलैंड की वजह से दुबई के शेख की इज्जत दांव पर लगी थी। इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक जोन के करीब है और अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया तो इसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। पाम आइलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक ही झटके से ये पूरा आइलैंड ऐसे ही खत्म हो सकता था जैसे इस पॉट में पड़ी रेत पानी के अंदर जा रही है। इस मसले का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए, जबकि नॉर्मल रोड रोलर सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक रेत को प्रेस कर सकता है। अब इस मसले से जान छुड़ाने के लिए इंजीनियर्स एक नया तरीका मैदान में लेकर आए। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगाई गई जो जमीन में जाकर अंदर वाइब्रेशन पैदा करती थी। इस वाइब्रेशन से रेत के जर्रात कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जिस जगह ड्रिल सुराख करती थी वहां का हिस्सा फुल सॉलिड हो जाता था। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो चुका था, लिहाजा अब इस तरह के 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना लिया गया। जिस आइलैंड को बनाने में 7 साल का वक्त लगना था, 40,000 वर्कर्स की मदद से इसको सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार पाम जुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।